ठीक है, आ रहा है क्या? ठीक है, तो वेक्टर्स में अपन व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ जाएगा ना? क्वालिटी थोड़ा देनी है उसे। तो बेटा आप लोग एकदम फ्रेश बच्चों की तरह सीख रहे हो ना एकदम। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा सर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में उसे अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं जिसे कि हम मेजर कर पाते हैं। तो दो प्रकार की हो सकती है, या तो स्केलर होती है या वेक्टर होती है ना? अब बच्चों कहीं से वो टेंसर वगैरह पता चल गया, उसका आपके लिए कोई सेंस नहीं होता है, आप स्केलर और वेक्टर ही बोलो बस। ठीक है, तो स्केलर कौन सी होती है? जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ओनली वैल्यू होती है, इन्हें सिर्फ वैल्यू से ही कंप्लीटली डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बेटा आप जैसे बोल लो क्या मास, तो किसी ने बोला 3 किलो, तो आप समझ गए क्या कि भाई 3 किलो इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी ने बोला वॉल्यूम 2 लीटर, तो आपको मिल गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर। सिंपल बात भाई, जो सिंपल मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती है। वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड तो बताना ही है भाई, वैल्यू तो बतानी पड़ेगी, साथ में आपको पॉइंट करना पड़ेगा इन सम डायरेक्शन। तो जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन भी हो साथ में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। सही है, तो फिजिक्स में भाई बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन साथ में बोलना होता है, जैसे कि फोर्स हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या लेगी? साथ में डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? अगर आप किसी भी 360 क्या आप इस 3D में कहीं पर भी पॉइंट कर दो तो वो एक यूनिक डायरेक्शन होगा। ये भी एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है, हर कोई एक नया डायरेक्शन है। सही है, तो जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़े? डायरेक्शन, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लेते हैं कोई आपको गेट खोलना है, उसमें लिख रखा है पुल और आप कर रहे हो पुश, तो आप फोर्स तो लगा रहे हो, बट अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं लगाओगे तो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं प्लेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है ए से बी, अगर उसने हल्का से भी डायरेक्शन में डेविएशन दिया तो वो अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंचेगा सही से। सही है ना? तो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन हमें साथ में डिफाइन करना होता है। यहां पर एक ऐसी क्वांटिटी आती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, बट स्टिल हम इसे स्केलर क्वांटिटी में गिनते हैं। द रीजन इज, जब हम इसे जोड़ेंगे ना, जोड़ते वक्त हम क्या करते हैं? इसमें वेक्टर लॉ नहीं लगाते, सिंपल एडिशन कर देते हैं। जैसे यहां से 2 एम्पीयर आया, यहां से 1 एम्पीयर आया, तो यहां 3 एम्पीयर हमें मिल रहा होगा। तो 3 एम्पीयर जोड़ने का तरीका क्या बना बेटा? 2 और 1 को जोड़ने का क्या तरीका लगाया हमने? सिंपल मैथ्स, स्केलर वाली मैथ्स। तो यहाँ एडिशन में हमने कौन सा लॉ लगाया? स्केलर वाले या सिंपल मैथ्स लगाई। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर। तो हम इसके साथ क्या बोल देते हैं? इट मस्ट ओबे, मस्ट ओबे, क्योंकि करंट आ गया ना सर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट स्टिल हम इसे इस कैटेगरी में नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ये क्या ओबे नहीं कर रहा? वेक्टर एडिशन लॉज। वेक्टर को जोड़ने के अलग लॉज हैं, आपने वो लॉज यहाँ लगाए ही नहीं। और जब उन्हें जोड़ते हैं दो वेक्टर्स को, तो उनके बीच का एंगल क्या है? उससे वैल्यूज चेंज होती है। यहाँ देखो ये अगर एंगल में बदलू भी सही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी आप 2 + 1 3 ही बोलने वाले हो। तो वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? कंप्लीट डेफिनेशन बोलो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे वेक्टर एडिशन लॉज। सही है, लिखना पड़ेगा साथ साथ तुम्हें। अब तुम एकदम वैसे बच्चों की तरह पढ़ रहे हो तो फिर लिखना पूरा पड़ेगा तुम्हें। पीक्यू का क्या मतलब है बताओ? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता होगा बेटा? सोचो मैग्नीट्यूड। तुम अब तुम समझ के देखो, अब अपना बेटा लेवल, अब आप अपना माइंडसेट बना लेना। 2025 में भी पेपर टफ था और 2026 में भी पेपर टफ था। ठीक है, तो तुम अब अपना माइंडसेट ये बना करके बैठना
कि हमें क्या पढ़ना है बताओ, किस हिसाब से पढ़ना है? लल्लू लल्लू पढ़ना है क्या? अब अपने को अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। अब मैं आपकी क्लास में जो है अप टू जेई मेंस की अपन तैयारी करेंगे अब, सही है। कोई भी क्वेश्चन अगर टफ आता है क्लास के अंदर, क्लास इलस्ट्रेशन में, तो आपको ये नहीं सोचना है अरे मैं क्यों बनाऊं, सही है। आपको ये सोचना है हाँ यार सीखेंगे यार, ठीक है ना। तो अपन क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे जिनको भी अगर आप करके जाओगे तो आप आसानी से जैसे क्वेश्चन आए 2025-26 में आप बना पाओगे। और जेई मेंस के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज के, वो मैं आपको खुद आपको दूंगा करने के लिए डीपीपी के फॉर्म में। आप वही क्वेश्चंस करें, बस इधर उधर से पीवाईक्यूज ना उठाएं जेई मेंस के। ठीक है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। भाई किसी वेक्टर को अगर मुझे दिखाना है, बनाना है, तो बेटा मैं कैसे बनाता हूं उसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और है ना बेटा, कहीं ना कहीं ये मन में रखना कि यार हमें ये बातें पता है ना, आपने पढ़ रखी है ये सारी बातें, तो आप इसे दोबारा से पढ़ोगे तो वो चीज आपके लिए फ्रेश हो रही है। समय के साथ पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो आपको मजा भी आ रहा है, बट करने आखिरी में हमें क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है ना। तुम कितने भी ये थ्योरीज पढ़ लो, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बिना हमें कोई अंदाजा नहीं लगता कि हमें कितना समझ में आ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है बेटा कि मैं ग्राफ मतलब कागज के ऊपर किसी वेक्टर को कैसे दिखाऊं। तो मैं दिखाता हूं बाय एन एरो, जिसके पास है ये हमारा है क्या? हेड। ये हमारा हेड ऑफ दिस वेक्टर या एरो, एंड दिस इज योर टेल। दिस इज योर टेल, ठीक है। दो हिस्से हैं इसके, एक तो है टेल और एक है हेड। और जो इसकी लेंथ है, ये क्या है? इसकी लेंथ, लंबाई। लेंथ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जितनी बड़ी वैल्यू होगी, उतना ही बड़ा एरो आपको बनाना चाहिए, सही है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? इसे ऑन ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बस साथ में बना लेना, पहले मैं लिख ले रहा हूं पूरा। तो बेटा किसी वेक्टर को मैं कैसे दिखाऊंगा बताओ? एक एरो से, एक स्ट्रेट एरो से, घुमा मत देना इस एरो को, एक स्ट्रेट एरो से जिसकी लेंथ क्या बता रही होगी? मैग्नीट्यूड। इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मैं मीनिंग आपको यहां समझाता हूं। देखो लेट अस से बेटा हमारे 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं। कौन कौन से? नॉर्थ, जो हम नेविगेशन में यूज करते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, सही है। तो लेट अस से मैं कोई एक वेक्टर बना रहा हूं इस डायरेक्शन में। लेट अस से बेटा ये है 2 न्यूटन। कितना है ये? न्यूटन। पहली बात तो ये है कि ये न्यूटन है और यहां मैंने बनाई है लेंथ। तो न्यूटन और लेंथ तो बराबर नहीं हो सकते ना, बोलो। ये तो किसकी यूनिट है? ये तो फोर्स की यूनिट है। और मैं बना क्या रहा हूं? मैं तो लंबाई बना रहा हूं। तो लंबाई तो मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, सही ना। इसलिए भी यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात बेटा, मेरे को यहाँ को स्केलिंग वेलिंग करनी पड़ेगी। क्या? कि मेरे को लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? न्यूटन के अंदर। तो मैं यहाँ कुछ लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन। इसका अंदाजा लेकर के मैंने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, सही है। इसका डायरेक्शन क्या बना दिया मैंने? टुवर्ड्स ईस्ट। ये क्या है? 2 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अगर मेरे को 4 न्यूटन बनाना है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो डायरेक्शन तो ये रहेगा, बट इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि अगर 2 इतना रखा है तो 4 को इससे 2 गुना रखूंगा। यही मतलब है लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, सही है। ये मतलब है किसका? लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड का। ये 4 डायरेक्शंस और बनाए जा सकते हैं बेटा स्टैंडर्ड, बिल्कुल बीच वाले 45 डिग्री वाले। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। दीज आर 45 डिग्री एग्जैक्टली बिटवीन, सही है। अच्छा, एक तरीका और होता है डायरेक्शन बताने का। लेटेस्ट से मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे 3 न्यूटन और लिख देता हूं इसे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट।
साउथ ऑफ ईस्ट। तो इसको कैसे पढ़ना है आपको, जैसे उर्दू पढ़ते हैं ना, हम तो नहीं पढ़ते बट उर्दू ऐसे पढ़ी जाती है, रिवर्स, राइट से लेफ्ट। आप इसको ऐसे पढ़े, पहले आप कहाँ जाए, ईस्ट में जाए, ईस्ट में ये हो गया वो, ईस्ट से फिर किधर जाना है आपको, साउथ जाना है। साउथ में कितना जाना है आपको, 30 डिग्री। तो बेटा ईस्ट में जाकर के साउथ की तरफ मुड़े कितना, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री कुछ, और ये कितनी लेंथ रखनी है मुझे, 3, तो करीब करीब में से थोड़ी सी बड़ी रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सही है। अगर मैं बोलता हूं 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बताओ क्या करेंगे, पहले कहां जाएंगे, पहले नॉर्थ में जाएंगे और फिर मुड़ेंगे कितना, 37 डिग्री, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। देखो आप दो तरफ मुड़ सकते थे, या तो वेस्ट या ईस्ट, पर इसने क्या बोला कि ईस्ट की तरफ मुड़ना है आपको। बेटा 37 डिग्री आप इधर मुड़े, तो ये हो जाएगा कुछ 37 डिग्री, जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके अनुसार मैं बना दूंगा 37। समझ गए क्या। यही आप एक बात और समझ सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें बहुत काम आता है रिजल्टेंट वगैरह निकालने में। तो बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखने के लिए आपको दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा या हेड टू हेड ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, टेल टेल ज्वाइन करते हैं। तो लेट अस से मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना चाह रहा हूं, तो बताओ क्या ये ऑलरेडी टेल टू टेल ज्वाइन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। सही है। अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाह रहा हूं तो कितना हो जाएगा बताओ, ऑलरेडी ये कैसे ज्वाइंट है, टेल टू टेल, दोनों की टेल मिली हुई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 53। 30 और 53 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। सही है। अगर मैं वेस्ट और इसके बीच का एंगल निकालना चाह रहा हूं इस वेक्टर के, तो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 + 37 127। सही है। कोई बच्चा बोल सकता है सर मैं ये वाला एंगल लेने की बजाय ये ऐसे घूम के आ जाऊं तो बेटा आपको दोनों में से स्मॉलर वाला एंगल लेना होता है। आपको कौन सा लेना है, छोटे वाला लेना है, ना कि ये वाला लेना गलत है। सही है। आप हेड टू हेड जोड़े तो भी सेम ही बात होगी। मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। सही है ना। बेटा आप इसके हेड को खिसका करके यहां ले आओ, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि एक वेक्टर को मैं उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। मुझे बताओ, मैंने ये बनाया 2 न्यूटन ईस्ट। सही है। अगर मैं इसको उठा करके यहां बना देता 2 न्यूटन ईस्ट, तो कोई दिक्कत थी क्या? क्या ये वेक्टर बदल गया क्या? नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि सर इसका मैग्नीट्यूड अभी भी इतना ही है और इसका डायरेक्शन अभी भी ईस्ट में ही है। इट मींस सेम बात है। तो एक वेक्टर को खिसकाया जा सकता है अपनी पोजीशन से विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब पैरेलल शिफ्ट करा जा सकता है उसमें। तो बताओ क्या इस वेक्टर को उठा के मैं यहां ले आऊं अगर मुझे इनके हेड मिलाने हैं तो? इसको मिटा करके यहां से यहां ले आओ बेटा। अब बताओ ये एंगल भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स ही है। बताओ अगर यहां टेल टेल पे 30 बनाए तो ये भी तो 30 हो जाएगा। इट मींस चाहे एंगल ये नापो चाहे ये नापो, दोनों ही सही है। पर हम ये वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं, कौन सा, टेल टू टेल वाला। सही है। लिख लो, ये डायग्राम बना लो। इसको मैं मैग्नीट्यूड देता हूं 5 न्यूटन। इनके नाम दे देते हैं बेटा। इसका नाम देता हूं ए वेक्टर, इसका नाम देता हूं बी वेक्टर। एक चीज और, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को बताना है कि ये वेक्टर है तो बेटा उसके ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। इट मींस कि उसके सिंबल से ही समझ में आ रहा है कि ये है वेक्टर, इसके पास होगा डायरेक्शन।
इसको हम क्या एक्स वाई एक्सिस भी मान सकते हैं। तो ईस्ट को आप बोल सकते हो प्लस एक्स, ठीक है। वेस्ट क्या हो जाएगा माइनस एक्स, नॉर्थ क्या हो जाएगा प्लस वाई, साउथ हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। मुझे बताओ नॉर्थ का मतलब ये होता है क्या कि हम ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। नॉर्थ किधर होता है, नॉर्थ यहां होता है, नॉर्थ ऊपर। आपको बोला जाए नॉर्थ में जाना है तो क्या हम ऊपर चढ़ने लग जाएंगे सीढ़ियों पे? तो सर हम जमीन पर ही चल रहे हैं, सही है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला जो प्लेन है ना, ये कौन सा है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। बट मैं इसको कहां बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं बोर्ड पे। बोर्ड क्या है, वर्टिकल है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, आप आसमान की तरफ बात कर रहे हैं, पर नॉर्थ कहां होता है, हमेशा जमीन पर ही होता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो अपवर्ड किसे बोलेंगे बेटा, अपवर्ड इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर बनाऊं अपवर्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज अप दिस इज डाउन, ठीक है। तो अप को क्या बोल सकता हूं मैं, प्लस जी, और डाउन को क्या बोल सकता हूं, माइनस जी, ठीक है ना। तो अप इज नॉट नॉर्थ, यहाँ किसी को ऐसा लगा सर कि आपने कुछ तो नया बता दिया आज, ऐसा फील आ रहा है आपको किसी को, हैं? आ रहा है, तुझे आ रहा है? कौन सा? हाँ, हेड टू हेड भी होता है, ठीक है। तो हेड टू हेड भी होता है, हम यूज क्या करते हैं, बट टेल टू टेल। बताओ बेटा, आप बताओ, क्या आपको आसान आसान पढ़ना है क्या, हैं? आसान आसान पढ़ के मजे लेने हैं आपको, फिर आखिर में पता चलेगा पेपर टफ आ गया, सर नंबर है 50 40, फिर क्या फायदा है उसका। पर मुश्किल पढ़ेंगे क्लास में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। आपको ये लग सकता है सर हमें क्यों सिखा रहे हो इतना कुछ आप, हमें क्या मतलब है। बेटा आपको मतलब है, जैसे पेपर आ रहा है आपको मतलब होगा अब तो, ठीक है ना। नीट फिजिक्स इज नाउ जेई मेंस फिजिक्स, ठीक है। तुम उठा के देख लो पेपर, तुमने साल दिया है जेई मेंस का 2026 को, उठा के देखो क्वेश्चन, फिर देखो। ठीक है, एंगल समझ में आया बेटा आपको? एंगल कैसे देखना है आपको, ज्वाइन करना है टेल टू टेल। क्या जरूरी है कि वो टेल टू टेल जुड़े ही हुए होंगे, बताओ? नहीं तो क्या करोगे तुम, खिसकाओगे। खिसकाते वक्त क्या ध्यान रखना कि पैरेलल ही खिसकाना उसे। अगर ये वेक्टर है कोई ऐसा, तो क्या मैं इसे खिसका सकता हूँ इस जगह से? हाँ सर बिल्कुल, ये फ्री है मूव करने के लिए। बट खिसकाते वक्त क्या ध्यान रखना है आपको, गलती से भी हाथ आपका ऐसा ना हो जाए। खिसकाते वक्त क्या ध्यान रखो, पैरेलल शिफ्ट करो बस, ऐसे करो बस, समझ में आ रहा है? बट ऐसे मत कर देना गलती से, ठीक है। दूसरा बेटा, अब आते हैं अपन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स जोड़ने के हमारे पास दो तरीके होंगे।
एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। तो हम पहला देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में बेटा हमारे पास तीन तरीके हैं जोड़ने के। एक है हमारे पास ट्राइंगल लॉ, एक है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा है हमारे पास पॉलीगन लॉ। तीसरा हमारे पास पॉलीगन लॉ। ठीक है, पहला लॉ पढ़ते हैं अपन, दैट इज ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, जिन दो वेक्टर्स को आपको जोड़ना है उन्हें आप टेल हेड में जोड़ दीजिए, या बोले उन्हें इन सेम ऑर्डर जोड़ दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखवा दूंगा ये बात, आपको लिखने से ज्यादा समझना पड़ेगा आपको इसे। बेटा ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, तो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। क्या ऑपरेशन करना है आपको, ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी का नाम क्या होगा बेटा, आपसे बताओ। ए प्लस बी का नाम होगा आर वेक्टर। आर का क्या फुल फॉर्म है, रिजल्टेंट। जैसे आप वहां ए प्लस बी करते थे तो आप इसे सम बोलते थे, स्केलर में क्या बोलते हैं, सम। और यहां हम क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब ये कि ए और बी एक साथ क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्या नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी है ड्यू टू ग्रेविटी, एक वेलोसिटी ड्यू टू विंड है। तो जो आपकी पानी की बूंद है वो कैसे जाएगी, ना तो वो इसे मानेगी ना वो इसे मानेगी, वो दोनों की बात एक साथ मानेगी। दोनों की बात एक साथ मानने के कारण वो क्या शो करेगी, रिजल्टेंट शो करेगी। आई बात समझ में, है ना। अभी मान लो बेटा आपने पैरासीटामोल भी खा रखी है और आपने कुछ एक एंटीबायोटिक भी खा रखी है, तो आपकी बॉडी किसके अनुसार वर्क करेगी, सिर्फ पैरासीटामोल नहीं, कैसे, सिर्फ एंटीबायोटिक। तो दोनों का इफेक्ट एक साथ आएगा, तो जो इफेक्ट आएगा वो दोनों का नेट इफेक्ट होगा या कंबाइंड इफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं बेटा अपन रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज, यहां प्लस का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर के मतलब, वेक्टर में प्लस लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नेट इफेक्ट। प्लस का मतलब क्या होता है, नेट इफेक्ट, मतलब कंबाइंड इफेक्ट, मतलब दोनों का एक साथ असर। सही। तो बेटा ए और बी दो वेक्टर्स का एक साथ असर का लगाया साइन प्लस और बोलते क्या है इसे, रिजल्टेंट। तो आपको इसे कैसे जोड़ना है, ट्राइंगल लॉ में क्या कैसे लगाना है इसका लॉ, आपको जोड़ना है इन्हें टेल हेड सेंस में। कैसे, टेल टू हेड जोड़ना है। तो बेटा क्या करूं बताओ, एक का टेल ले लो, एक का हेड ले लो। किसका, इसका हेड ले लेते हैं, इसकी टेल ले लेते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उठा करके यहां चिपकाना पड़ेगा, तो इसको यहां चिपका दिया मैंने, ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। अब तुम देख लो ये एक प्रकार का एक ऑर्डर में लग गए बेटा, एक सीक्वेंस बन गया, टेल हेड। सही है, ऐसा हो गया जैसे लाइन में खड़े हैं अपन, है ना, सब एक ही तरफ मुंह करके खड़े हैं ऐसा। अब क्या करना है तुम्हें, ट्राइंगल कंप्लीट करना है। नाम का लॉ का नाम क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल कंप्लीट कैसे करेंगे बेटा, ऐसे जोड़ करके, ऐसे जोड़ देंगे तो ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। यही है रिजल्टेंट। जो तीसरी साइड है ना ट्राइंगल की, यही रिजल्टेंट है। बट अब इसका डायरेक्शन कैसे लेना है आपको सेम सेंस में नहीं लेना, आपको ऑपोजिट सेंस में लेना है। ये कैसा सेंस बन रहा है, ये कुछ ऐसा सेंस बन रहा है बेटा, ऐसा। बट हमें क्या लेना है, इसका ऑपोजिट सेंस में लेना है, तो ये ऐसा। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ए और बी ने जो मिलकर के किया वो एक अकेले आर ने कर दिया। ए कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, बी कहां खत्म हुआ, यहां खत्म हुआ। तो ए और बी जो टोटल करके पहुंचे वो अकेला कौन पहुंच गया, आर। मतलब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, कंबाइंड है, नेट है। सही है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ। बना लो, मैं आपको लिखवा देता हूं लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझ ले, याद कर ले। अपन बेटा एक साल ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ेगा। अपन बिल्कुल एकदम लॉस से नहीं चल सकते। कुछ चीजें हमें क्लास में ही समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छे से।
ठीक है, तो ये शिफ्टिंग आप समझ गए ना, आप खिसका सकते हैं वेक्टर को। दूसरा लॉ क्या है हमारे पास, अच्छा मैं लिखवा देता हूं, पहले लिख लें। टू वेक्टर्स आर जॉइंड, टू वेक्टर्स आर जॉइंड, टेल हेड, टेल हेड इन स्लैश करके लिख लें, इन सेम ऑर्डर, एक ऑर्डर बनना चाहिए, इन सेम ऑर्डर, फिर कॉमा, रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, resultant is third side of triangle in opposite order. ठीक है, दूसरा लिखे बेटा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर और पैरेलल होती है। ये क्या लॉ है पहले समझ लेते हैं। तो आपको दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है, पहले टेल टू टेल कैसे जोड़ना है आपको, यहाँ पर टेल टू, सेम वेक्टर्स को मैं जोड़ देता हूं। ये हमारा बी था और ये हमारा ए है, तो पहले आपको क्या करना है, इन्हें कैसे जोड़ना है, टेल टू टेल। फिर क्या करना है आपको, इन दो साइड्स की मदद से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सामने वाली साइड्स को पैरेलल और बराबर कर देंगे। ये हो गया अभी पैरेललोग्राम कंप्लीट। अब ये जो डायगोनल है यही रिजल्टेंट है, डायगोनल इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तुम देखो एक तरीके से ये ट्रायंगल लॉ ही तो है सर, इसको खिसका के ऊपर ले जाता हूं बी को, तो यही तो आ रहा है। या अगर ए को खिसका के इधर लाया होते तो यही तो आ रहा है, सही है। यहां फायदा ये हो रहा है कि हम यहां एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है, टेल टू टेल, सही है। अच्छा बताओ, ये होगा बेटा a प्लस बी, ये क्या होगा, r क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। मुझे बताओ ये दूसरे वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, ये वाला, ये बता सकता है तुम, ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये किसका सम बनेगा बेटा, सोचो आप, ये हो जाएगा आपका b, ये क्या हो जाएगा, ये तो है b, ये a है तो ये है माइनस a, ये है माइनस a। तो बताओ आप किन दो का सम बोल सकता हूं बेटा मैं, आप इसको ऐसा सोचो, ऐसे ही बोल लो, ये है आपका a और ये है b, सही है, माइनस a मतलब a। अब बताओ this plus this is this by triangle law, जो दो सेम सेंस में होते हैं वो जुड़ते हैं और जो ऑपोजिट सेंस में होता है वो उन दोनों का जोड़ होता है। तो ये डायगोनल प्लस बी वेक्टर इज ए वेक्टर, बोलो d प्लस बी इज ए। तो बताओ बेटा डायगोनल वेक्टर कितना हो जाएगा, a माइनस बी। ये क्या है बेटा, ये डायगोनल है, यहां पर ने एक्स्ट्रा कर ली ये बात, ये क्वेश्चन है एक तरीके से, बट हम इसे यहीं देख ले रहे हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी। तो जो एक डायगोनल है वो बता रहा है a प्लस बी, और दूसरा डायगोनल भी कुछ तो बता रहा है, ये लॉ में नहीं है। क्या बता रहा है ये डिफरेंस बता रहा है। एक डायगोनल बता रहा है सम और एक डायगोनल बता रहा है डिफरेंस, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस लॉ, हम यहाँ आर सीखने बैठे हैं अभी, बट डी हमने एक्स्ट्रा साइड में देख लिया। तो ट्राइंगल लॉ भी कहां से आता है, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ भी कहां से आता है, ट्राइंगल लॉ से ही आता है। ये कोई नया लॉ नहीं है, ये यहीं से ही है, ठीक है। इसके बारे में भी लिखवा देता हूं मैं, इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे थोड़ी सी।
two vectors are joined tail to tail। ठीक है, यहां भी आप हेड टू हेड भी कर सकते हैं, हेड टू हेड जोड़ करके फिर कॉमन डायगोनल ले सकते हैं। आर जॉइंट टेल टू टेल एंड पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड द कॉमन डायगोनल मतलब जो डायगोनल इन दोनों की टेल से ओरिजिनेट हो रहा है, टेल से शुरू हो रहा है। द कॉमन डायगोनल इज द रिजल्टेंट, gives resultant या is the resultant। सही है, ये भी एक लॉ है जो कि आ रहा है कहां से, इसकी बैकबोन कौन है बेटा, इसका बेसिक कहां से आ रहा है, कोई नया लॉ है क्या, पैरेललोग्राम लॉ नहीं है, कहां से है ये, तो ट्रायंगल लॉ का ही ये एक बिगड़ा हुआ रूप है या उसका कुछ एक सुधरा हुआ रूप है। अब देखते हैं बेटा पॉलीगन लॉ। अभी तक आपने ये जो दो लॉ सीखे, इनमें आपने दो से ज्यादा वेक्टर्स को नहीं जोड़ा ना, तो इसके लिए है दो से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ने के काम आता है हमारा पॉलीगन लॉ। 2 प्लस या मोर देन 2 वेक्टर्स को जोड़ने का काम आता है पॉलीगन लॉ। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको इन्हें कैसे जोड़ देना है, जो भी वेक्टर्स हैं उन्हें जोड़ देना है टेल हेड सेंस में या इन सेम सेंस में। सही है, यहां तक आ गए लेटर से। इनके नाम दे देते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। इन सबको जोड़ना है आपको, तो क्या बनेगा बताओ, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सही है, अब क्या करना है बेटा, आपको पॉलीगन को कंप्लीट करना है। किस सेंस में बताओ, ऑपोजिट सेंस में। ये क्या सेंस बन रहा है, कुछ ऐसा सेंस बन रहा है ना, क्लॉकवाइज सेंस बन रहा है इन सबका, तो आपको कैसे बनाना है, ऐसा। ये वैसा ही है कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचे, ये अकेला ही यहां से यहां तक पहुंच गया। सही है, तो ये क्या कहलाएगा, इन सबका रिजल्टेंट, इन सबका एडिशन। अब देखो, ये भी तो सर ट्रायंगल लॉ ही है, देखना a प्लस बी बेटा क्या हुआ होगा, ये वाला बना होगा a प्लस बी, फिर a प्लस बी में c जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी में d जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सही है, तो आप बहुत बार जब ट्रायंगल लॉ को लगाते हो तो आप पॉलीगन लॉ बना लेते हो। तो पॉलीगन लॉ भी कोई नया लॉ नहीं है, ये कोई अलग से सेपरेट लॉ नहीं है, ये सब ट्रायंगल लॉ से निकले हुए लॉज है। बना ले, मैं आपको लिखवा देता हूं। बता बेटा कि इन दो का सम किसके बराबर है, ए बी और बी सी आर इन सेम सेंस किसके बराबर हो जाएगा, सही। आपको डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि इन दो को जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, देखो मैं बनाता हूँ।
एंगल बताने हैं आपको, ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन, करो। ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, सब आजू बाजू वाले 4। एंगल्स ऑलरेडी बताया ना आपने, क्या बोला इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? समझा ही नहीं क्वेश्चन। अरे बेटा क्या नहीं समझा, क्या समझना चाह रहे हो? मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन। आपने क्या बोला? एंगल्स फाइंड करो। हाँ, आपने लिखा किसके बीच में करोगे बताओ? आपने किसके बीच में पूछा? बताओ तुम किसके बीच में करोगे? अरे ये करोगे ना आजू बाजू वालों में बेटा। हाँ अच्छा ओके। ये तो बोलो, लिखवाऊं कैसा? नहीं समझा। ए बी, नहीं बी सी, यही कह रहा हूँ। हाँ ओके हो गया? क्या ध्यान रखना है आपको एंगल लिखते वक्त? वो जुड़े हो टेल टू टेल या हेड टू हेड। बताओ ए और डी के बीच में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ए और बी के बीच में है 80 होगा। 80 नहीं, मुश्किल लग रहा है तुम लोगों को ये? ए और बी के बीच में कैसे देखेंगे? ए को आगे बढ़ाओ तो ये टोटल एंगल कितना होता है? 180 है। यहाँ तक 100 है तो ये 80 हो जाएगा। टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा ना आपको। फिर बी और सी में ये हेड है, इसका टेल है, आंसर नहीं आएगा, आगे बढ़ाया जाए इसे। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो बी और सी के बीच में एंगल कितना है? 120। और सी और डी के बीच में 140, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं ऑलरेडी हेड टू हेड। ठीक है ना? तो अगर टेल टू टेल ना जुड़े हो तो आपको क्या कर लेना है? उसे आगे खिसका देना है ताकि वो जुड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक बात देखते हैं बेटा अपन, मैथमेटिकल एडिशन।
मैथमेटिकल वे या एनालिटिकल मेथड बोलते हैं इसे। तो हम डेरिवेशन वगैरह देखते थे पहले, तो अब मैं आपको इसे करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो बेटा जो रिजल्टेंट आया था ना ये वाला, देखो इधर पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं, इन्हें जोड़ा था, ठीक है, ये आया था रिजल्टेंट, और ये एंगल था किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, थीटा। दिस इज योर थीटा, या बना रहा हूं थीटा। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट है इसका एंगल ए के साथ मान लेते हैं अल्फा और बी के साथ मान लेते हैं बीटा, सही है। अब आर का ना मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है बाय मैथमेटिकल मेथड। बेटा आर का जो मैग्नीट्यूड आता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम उस पे ऐसा मॉड का साइन लगा देते हैं। मॉड लगा दिया, इसका मतलब मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये फॉर्मूला आता है रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे को लगता है ये हर बच्चे ने अभी तक, भैया ये नहीं लिखा तो फिर क्या ही लिखा आपने जिंदगी में अभी तक, है ना। ये तो आपने सबने ना चाहते हुए भी देख ही लिया होगा इसे, सही है। यहां तक ए और बी क्या है बेटा, बताओ व्हाट आर ए एंड बी। ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए क्या है यहां पर, अगर मैं किसी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो मेरे पास दो तरीके हैं। तो ए का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, या तो मैं मॉड लगा दूं, एरो लगाओ देन मॉड लगा दूं, या मैं क्या कर दूं, सिर्फ ए लिख दूं। अगर मैं अकेला ए लिख रहा हूं, किसी वेक्टर को एरो नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं उसका क्या बोल रहा हूं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ में आई बात। तो यहां जो ए और बी लिखे हुए हैं वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड्स हैं, वो वैल्यूज हैं। एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ, अगर माइनस आता है तो वो क्या बता रहा होता है, वो डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा, सही है। अब यहां बेटा देखो, आर का आपने क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया। अब मैं आर का डायरेक्शन भी जानना चाहता हूं, तो मैं उस आर का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बता देता हूं, क्योंकि ए का डायरेक्शन तो पता है ऑलरेडी। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan अल्फा। तो ये जो अल्फा एंगल है ये किसका किसके बीच में है बताओ, आर और ए के बीच में है, सही है। तो अगर आप आर का ए के साथ एंगल बता रहे हो, तो आप यहां ए को अकेला लिख दोगे, बचा आपका बी, बी ऊपर आएगा साइन थीटा के साथ और नीचे आएगा बी कॉस थीटा। ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को ध्यान में रख के आप tan बीटा भी निकाल सकते हो। tan बीटा क्या कितना होगा बताओ, tan बीटा किसका किसके बीच में एंगल है, आर और बी के बीच में। तो बी अकेला आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा और नीचे आ जाएगा ए कॉस थीटा, सही है। ये फॉर्मेट आपको समझना होगा, tan अल्फा tan बीटा वाला, मतलब tan एंगल वाला। और ये tan कब आता है, जब भी हमें रिजल्टेंट का एंगल निकालना होता है। आर का एंगल है ये, ए के साथ या बी के साथ, और आर का मैग्नीट्यूड हमें समझ में आ रहा है। बताओ आर इज मैक्सिमम कब होगा बेटा, बताओ आर मैक्स कितना होगा, कब होगा, आर मिन कब होगा, कितना होगा। वहां भी आता था काम मैक्सिमम मिनिमम में, बताओ सर। आर मैक्स होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब ये थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 हो जाएगा तब ये cos 0 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। आर मैक्स कितना होता है, a प्लस बी। आर मिन कितना हो जाएगा, जब cos थीटा मिनिमम वैल्यू होगी। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। पता है आपको, cos थीटा की मैक्सिमम होती है +1 एंड मिनिमम होती है -1। cos थीटा मिनिमम -1, cos थीटा -1 कब होता है सर, ये कब होगा, जब थीटा क्या होगा 0 डिग्री। बताओ cos थीटा -1 कब होगा बेटा, बिल्कुल ही सर्किट उड़ा हुआ है क्या अपना, है?
cos थीटा -1 180 पर नहीं होता है क्या? माइनस 180 पर होता है ना? बताओ कितना हो जाएगा अगर cos थीटा को -1 पुट कर दूं तो यहाँ पे? ये -2ab हो जाएगा, फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। जब a माइनस बी करते हैं बेटा अपन, तो हो सकता है आप छोटे में से बड़े को घटा दें, तो बेटा आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं मॉड लगा देता हूँ माइनस करके, ताकि आप r की वैल्यू हमेशा प्लस में दें, क्योंकि हम r का क्या निकाल रहे हैं? मॉड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सही है, लिख लो इसे। मुझे बताओ अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा? अल्फा बड़ा होगा बीटा बड़ा होगा? कौन सा एंगल छोटा बड़ा होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? कौन एंगल बड़ा है कौन छोटा है ये कैसे डिसाइड होता है? हाँ, रिजल्टेंट से तो हो ही रहा है। रिजल्टेंट कैसे इधर आएगा या उधर जाएगा, इस पे ये कैसे डिसाइड होता है?